गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासमुंडा बुक के पैडी कल्टीवेशन को कंप्लीट किए हैं। इस सेशन में हम दूसरे नंबर का कल्टीवेशन जो कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, व्हीट कल्टीवेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। व्हीट का साइंटिफिक नेम ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। क्रोमोसोम नंबर इसका 2n=42 होता है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर इसका 7 होता है, 7×42। और ट्रेटिकम एस्टिवम जो होता है वो 6x यानी हेक्साब्लाट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू व्हीट कल्टीवेशन। व्हीट रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड एमंग द सीरियल्स बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। सो व्हीट कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल्स, यानी कि एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सभी प्रकार के सीरियल क्रॉप्स में इंडिया का रैंक पहला है। किसमें? तो व्हीट के केस में, इसीलिए इसे किंग ऑफ सीरियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया व्हीट इज सेकेंड मोस्ट क्रॉप इन एरिया एंड प्रोडक्शन आफ्टर राइस, यानी पूरे विश्व में पहला रैंक है व्हीट का एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से सभी प्रकार के सीरियल्स में किंग ऑफ सीरियल्स जो है इसी को कहा जाता है। लेकिन हमारे भारत में व्हीट जो होता है दूसरे स्थान पर है। ठीक, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल होती है किसमें? तो एरिया एंड प्रोडक्शन होती है, एरिया एंड प्रोडक्शन में, क्योंकि भारत में एरिया एंड प्रोडक्शन में पहला स्थान जो होता है वो राइस का होता है, दूसरे नंबर पर आपका व्हीट का आता है। जबकि पूरे विश्व में गेहूँ का पहला स्थान होता है, क्योंकि गेहूँ का एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में ही पहला स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड सीरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम ए रोमन वर्ड सीरिस विच मीन्स द गॉडेस ऑफ ग्रेन्स, यानी जो वर्ड है सीरियल्स, यानी जो सीरियल वर्ड होता है यह रोमन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें सीरीज का मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हीट कंटेंस स्पंजी प्रोटीन। स्पंजी प्रोटीन यानी कि व्हीट में एक स्पंजी प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ग्लूटीन के नाम से जानते हैं। यह ग्लूटीन क्या होता है? तो दिस इज कोलाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन इन इक्वल अमाउंट्स, क्योंकि ग्लूटीन जो होता है एक प्रकार का कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है। किसका? तो ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन का एक समान मात्रा है। ये पाल दूर को पहुँचाए दे पायल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट कंटेंस स्पंजी प्रोटीन, यानी गेहूँ में स्पंजी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उस स्पंजी प्रोटीन का क्या नाम है? तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है, ग्लूटीन प्रोटीन होता है। दिस इज कोलाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन इन इक्वल अमाउंट्स, यानी कि यह क्या होता है? तो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है। किसका? तो ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन का, जो कि एक इक्वल अमाउंट्स यानी कि एक समान मात्रा में ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन कोलाइडल का यह एक कॉम्प्लेक्स होता है। विच इज इसेंशियल फॉर बेकिंग, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर बेकिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूटीन इज समवॉट हार्मफुल टू चिल्ड्रेन हेल्थ, यानी कि ग्लूटीन जो होता है वो कभी कभी चिल्ड्रेन के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हीट प्रोटीन इज रिच इन नियासिन और थायमिन कंटेंट, यानी व्हीट की जो प्रोटीन होती है इसमें नियासिन एंड थायमिन कंटेंट की प्रधानता पाई जाती है। फिर से, व्हीट प्रोटीन इज रिच इन नियासिन एंड थायमिन कंटेंट, यानी व्हीट में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें नियासिन एंड थायमिन कंटेंट की प्रधानता पाई जाती है। नियासिन का मतलब विटामिन B3 एंड थायमिन का मतलब विटामिन A, विटामिन B1 की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हीट पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ ग्रेन। ए हायर वैल्यू ऑफ P पर्लिंग इंडेक्स मीन्स लोअर कर्नल हार्डनेस, यानी पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट, यानी व्हीट में जो पर्लिंग इंडेक्स होता है इसका मतलब क्या होता है? टू डिटरमाइन द हार्डनेस
टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ ग्रेन, यानी ग्रेन की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए पर्लिंग इंडेक्स जो होता है बीट में किया जाता है। ए हायर वैल्यू ऑफ पर्लिंग इंडेक्स मीन्स लोअर कर्नेल्स हार्डनेस, यानी कि एक जो पर्लिंग इंडेक्स का जो एक हायर वैल्यू होता है, यानी पर्लिंग इंडेक्स का जो हायर वैल्यू होता है यह किसी, इसका मतलब क्या होता है, तो यदि पर्लिंग इंडेक्स में यदि हायर वैल्यू है तो इसका मतलब होता है और लोअर कर्नेल हार्डनेस, यानी कर्नेल की जो हार्डनेस होती है वो कम है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, इन व्हीट द परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप्ड बिलो द सॉइल सरफेस एंड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट लीफ एट CRI स्टेज इज कॉल्ड क्लोनल रूट्स। फिर से, इन व्हीट द परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप्ड बिलो द सॉइल सरफेस, यानी कि व्हीट के केस में जो परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स होता है यह सॉइल सरफेस के नीचे क्या होता है, तो विकसित होता है। आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट लीफ, जो कि प्रथम लीफ के निकलने के बाद दिखाई देता है, जो कि CRI स्टेज पर यह कंडीशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम क्लोनल रूट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बीट में किस प्रकार का रूट पाया जाता है, तो बीट में क्लोनल रूट पाया जाता है। क्लोनल रूट किस में पाया जाता है, क्लोनल रूट जो होता है वो बीट्स में पाया जाता है। फिर से हम बात करते हैं, इन बीट द परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप्ड बिलो द सॉइल सरफेस आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट लीफ एट CRI स्टेज इज कॉल्ड क्लोनल रूट्स, यानी CRI स्टेज पर प्रथम लीव्स के अपीयरेंस के बाद सॉइल सरफेस के नीचे जो परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स जो होता है वो विकसित होता है व्हीट में, इसी को हम क्लोनल रूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हीट इन्फ्लोरेसेंस नोन एज ईयर आर स्पाइक्स एंड सीड इज कैरियोप्सिस, यानी व्हीट में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो आपका ईयर होता है या फिर स्पाइक कहते हैं। यानी व्हीट में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उसे ईयर या स्पाइक के नाम से जाना जाता है, और व्हीट में जो सीड पाया जाता है उसे कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्टर्ड इज वेरी कॉमन ग्रुप यूजुअली इंटरक्रॉप्ड विथ व्हीट, यानी कि मस्टर्ड एक बहुत ही कॉमन फसल होती है जिसका सामान्यतः जो होता है व्हीट में इंटरक्रॉपिंग के साथ प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन इज अबाउट 40 ग्राम वाइल टेस्ट वेट ऑफ फैलेरिस माइनर इज ओनली 2 ग्राम, यानी कि जो व्हीट के ग्रेन का टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम के आसपास होता है, जबकि जो फैलेरिस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन व्हीट्स, यानी व्हीट में ड्वार्फनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम नोरिन-10 होता है। विच इज ए जापानीज वैरायटी आइसोलेटेड बाई डॉक्टर नॉर्मन इबोला इन 1960 एट मैक्सिको, यानी मैक्सिको में 1960 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन इबोला के द्वारा जापानीज वैरायटी को इससे आइसोलेट किया गया है, जो कि नोरिन-10 के नाम से जाना जाता है। फिर से, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट, यानी गेहूँ में बौनेपन का कारण जो होता है वो नोरिन-10 जीन होता है, और यह नोरिन-10 जीन जो होता है वो किससे आइसोलेट किया गया है, तो मैक्सिको में 1960 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन इबोला के द्वारा जापानीज वैरायटी से इसको अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ड्वार्फ फोटो इंसेंसिटिव हाई यील्डिंग मैक्सिकन वैरायटी इन 1963 लाइक लर्मा रोजो, सोनारो 64 एंड मायो 64 वेयर इम्पोर्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री सी सुब्रमण्यन and released for commercially cultivation in India in 1965. These varieties were responsible for green revolution in India, यानी कि in India introduced dwarf photo insensitive high yielding Mexican variety in 1963, यानी 1963 ईस्वी में जो 1963 ईस्वी में ड्वार्फ 1963 ईस्वी में फोटो इंसेंसिटिव हाई यील्डिंग मैक्सिकन वैरायटी जो कि जिसमें ड्वार्फनेस पाई जाती है, यह भारत में विकसित की गई है। उन वैरायटी का नाम क्या है, तो पहले नंबर पे आपका लर्मा रोजो है, दूसरे नंबर पे आपका सोनारो 63 है, तीसरे नंबर पे आपका सोनारो 64, यानी कि लर्मा रोजो, सोनारो 63, सोनारो 64 एंड मायो 64, ये चारों वैरायटी जो होती है वो ड्वार्फ है, फोटो इंसेंसिटिव है एंड हाई यील्डिंग मैक्सिकन वैरायटी के रूप में जानी जाती है, जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर इम्पोर्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री सी सुब्रमण्यम, यानी कि सी सुब्रमण्यम चीफ मिनिस्टर, यानी कि श्री सी सुब्रमण्यन के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि
कृषि मंत्री श्री सी सुब्रमण्यम के द्वारा भारत में ये चारों वैरायटी को इंपोर्ट किया गया था। एंड रिलीज्ड फॉर कमर्शियली कल्टीवेशन इन इंडिया 1965, और भारत में इसका जो कमर्शियल कल्टीवेशंस के रूप में यानी इंडिया में कमर्शियली कल्टीवेशंस के लिए रिलीज किया गया था इसको 1965 ईस्वी में। दिस वैरायटी वे रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वैरायटी थी वो यही चारों वैरायटी थी। कौन कौन? तो लरमा रोजो, सोनारो 63 था, सोनारो 64 था, एंड मायो 64 वैरायटी था। नेक्स्ट चालू है, कहा थी चालू बात है। नेक्स्ट important points related to area and production in India in relation to wheat। व्हीट का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पंजाब में है। कितना? 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, यानी पर हेक्टेयर जो यील्ड प्राप्त होता है हमें उसे ही प्रोडक्टिविटी का नाम से जाना जाता है। और पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है कितना? तो 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर यानी 5 बीघे में 45 क्विंटल के आसपास जो होता है वो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे हरियाणा आता है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ wheat in Punjab due to nearly 100% area of wheat is under irrigated conditions and higher dosage of fertilizer consumptions, यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ wheat इन पंजाब, यानी पंजाब में wheat की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का जो कारण होता है वो नियरली 100% एरिया ऑफ wheat अंडर इरीगेटेड कंडीशंस, यानी 100% एरिया के आसपास wheat के अंतर्गत जो इरिगेशन कंडीशंस के अंतर्गत होता है, यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ wheat, यानी wheat में पंजाब में wheat की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने का कारण होता है क्योंकि लगभग 100% एरिया जो गेहूं की होती है वो इरिगेटेड कंडीशंस के अंतर्गत आती है। एंड हायर डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर कंजप्शन, और दूसरा कारण यह होता है कि जो फर्टिलाइजर का कंजप्शन है इसके हायर डोजेज वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है इसका कॉमन ब्रेड व्हीट और ब्रेड व्हीट, जिसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। यानी कॉमन ब्रेड व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो कॉमन ब्रेड व्हीट या फिर ब्रेड व्हीट, यानी कॉमन ब्रेड व्हीट या फिर ब्रेड व्हीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू व्हीट हेक्साप्लॉइड, यानी व्हीट जो होता है आपका हेक्साप्लॉइड होता है, एंड 2n=42 होता है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर इसका 7 होता है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो 7 होता है। इंपोर्टेड स्पीसीज बट मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, यह इंपोर्टेड स्पीसीज है, यानी कि हेक्साप्लॉइड, यानी कि जो ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज होती है, यानी जो ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज होती है यह वो स्पीसीज होती है जो कि इंपोर्ट की गई है कहाँ से? तो दूसरे देशों से, यानी दूसरे देशों से इसका इंपोर्ट किया गया अपने इंडिया में, एंड मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, और सर्वाधिक रूप से इसी स्पीसीज का कल्टीवेशन हमारे इंडिया में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कपीज अबाउट 87% ऑफ व्हीट एरिया इट इज़ गुड फॉर चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, यानी कि लगभग 87% के आसपास जो व्हीट का एरिया है यही अकपी यानी कि कवर करता है। कौन? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। इट इज़ गुड फॉर चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट, यानी कि चपाती बनाने के लिए यानी रोटी बनाने के लिए और बेकरी प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा जो व्हीट होता है वो आपका ट्रिटिकम एस्टिवम ही व्हीट होता है जो कि हेक्साप्लॉइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय वोरलॉग फ्रॉम मैक्सिको, हैंस कॉल्ड मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशंस, यानी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी जो इंट्रोड्यूस्ड ट्रिटिकम एस्टिवम का इंट्रोडक्शन इंडिया में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको से किया गया था, इसीलिए इसे हम मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट के नाम से जानते हैं, और यह ग्रीन रिवोल्यूशंस में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन आपका ड्यूरम होता है, ठीक, ड्यूरम होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा बीट आता है? तो दूसरे नंबर का बीट जो था वो ड्यूरम होता है। दूसरे नंबर का बीट क्या होता है? तो दूसरे नंबर का बीट होता है ड्यूरम। इसी को हम माइक्रोनी बीट के नाम से जानते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है हमारा माइडू, इसके लिए ट्रिक हमारा माडू, यानी माइक्रोनी गेहूँ का जो स्पीसीज होता है वो, ठीक।
ड्यूरम होता है, यानी टिटिकम ड्यूरम होता है। यह भी आपका टेट्राप्लॉइड होता है। यह क्या होता है, तो टिटिकम ड्यूरम जो होता है वो टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड होता है यानी 4x होता है, 4x होता है, यानी कि 4x के बराबर 7 चौक 28, 28 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है और बेसिक क्रोमोसोम नंबर इसका भी 7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड फॉर सूजी सेवइयां प्रिपरेशन, यानी कि सेवई बनाने के लिए और सूजी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो टिटिकम ड्यूरम का, यानी टिटिकम ड्यूरम का प्रयोग जो होता है वो सूजी एंड सेवइयां प्रिपरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू ड्यूरम स्पीशीज, थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू ड्यूरम बीट। दिस occupies about 12% of wheat area particularly in central and southern India in rainfed conditions, यानी कि 12% एरिया के आसपास, यानी कि 12% wheat के एरिया को यह कवर करता है। विशिष्ट रूप से सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया आता है, इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि दिस occupies about 12% ऑफ व्हीट एरिया, यानी कि व्हीट एरिया का 12% एरिया जो होता है वो इसी के द्वारा कवर होता है। विशिष्ट रूप से सेंट्रल एंड जो साउदर्न इंडिया होता है वो रेनफेड कंडीशन के अंतर्गत आता है, यानी कि विशिष्ट रूप से जो सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया होता है वो रेनफेड कंडीशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरम वैरायटी आपका जयराज एंड मालविका होता है। जयराज एंड मालविका ये दोनों वैरायटी जो होती है वो ड्यूरम की वैरायटी के रूप में जानी जाती है। ड्यूरम की कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो टिटिकम ड्यूरम की 2 ही वैरायटी देखने को मिल रही है इसमें। नेम्रासुंडा के बुक में जयराज है, दूसरे नंबर पर आपका मालविका है। तीसरे नंबर का गेहूं का क्लासिफिकेशन है इमरबीट। तीसरे नंबर का गेहूं का क्लासिफिकेशन है इमरबीट। इमरबीट का साइंटिफिक नेम टिटिकम डाइकोकम होता है। इमरबीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इमरबीट का साइंटिफिक नेम टिटिकम डाइकोकम होता है। इसके लिए ठीक है क्या, तो डाइकोकम। इसके लिए ठीक क्या है, तो इसके लिए ठीक है डाई। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इमरबीट टेट्राप्लॉइड होता है, इसका भी क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 2n बराबर 28 होता है। occupies 1% व्हीट एरिया कन्फाइंड टू गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, सुइटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ साउदर्न इंडियन डिश, जिसे हम उपमा। फिर से इमरबीट के लिए फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इमरबीट, यह टेट्राप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम नंबर इसका 2n = 28 होता है। occupies about 1% व्हीट एरिया, यानी कि टोटल व्हीट एरिया का केवल 1% जो है कौन कवर करता है, तो इमरबीट कवर करता है। वो भी कहाँ पर, तो गुजरात कवर करता है, महाराष्ट्र कवर करता है, आंध्र प्रदेश कवर करता है, कर्नाटक कवर करता है, तमिलनाडु करता है। और इमरबीट का प्रयोग जो होता है, इमरबीट कहाँ पर सुइटेबल होता है, तो सुइटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ साउदर्न इंडियन डिश, यानी कि जो दक्षिणी भारतीय डिश होता है उसके प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है कौन, इमरबीट। इसे क्या कहते हैं, तो उपमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ इंडियन जो डिश होता है जिसे हम उपमा के नाम से जानते हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे सुइटेबल माना जाता है कौन, इमरबीट। चौथे नंबर का जो क्लासिफिकेशन है डिप्लॉयड स्पीशीज, यानी चौथे नंबर का जो क्लासिफिकेशन है गेहूं का वो डिप्लॉयड स्पीशीज है। डिप्लॉयड स्पीशीज में 2 प्रकार की बीट देखने को मिलता है, यानी कि डिप्लॉयड स्पीशीज में कितने बीट देखने को मिलते हैं, तो डिप्लॉयड स्पीशीज में 2 प्रकार का बीट देखने को मिलता है। एक तो आपका टिटिकम मोनोकोकम होता है, दूसरा आपका टिटिकम एजिलोप्लाइड होता है, एजिलोप्लाइड्स होता है, यानी कि टिटिकम मोनोकोकम का जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 40 होता है और यह डिप्लॉयड बीट के नाम से जाना जाता है। जबकि टिटिकम एजिलोप्लाइड्स जो होता है इसका भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 14 होता है, इसे भी डिप्लॉयड बीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू व्हीट ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो साउथ वेस्ट एशिया होता है, इसी को हम तुर्की के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इरिगेशन स्टेज ऑफ व्हीट गिवन बाय BL भरद्वाज, यानी कि व्हीट में जो इरिगेशन स्टेज है वो किसने दिया था, तो RBL भरद्वाज ने दिया था पहले नंबर पे। तो इसके लिए ठीक है, यानी कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट या फिर इरिगेशन स्टेज ऑफ व्हीट जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो BL भरद्वाज के द्वारा दिया गया था। कितने प्रकार के स्टेज दिए गए थे, तो कुल 6 प्रकार का स्टेज दिया गया था, जिसके लिए ट्रिक है हमारा CTG फ्लोर मिल्क 2 क्राउन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग स्टेज, लेट जॉइंटिंग स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज, फिर नेक्स्ट मिल्किंग स्टेज, नेक्स्ट फिर आपका डफ स्टेज। फर्स्ट है आपका CRI स्टेज, जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। फिर से पहले नंबर का स्टेज है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है, जिसे हम
CRI स्टेज के नाम से जानते हैं। इट कम्स 20 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 21 दिन बाद, यानी कि बुआई के 21 दिन बाद यह स्टेज देखने को मिलता है। कौन सा? CRI स्टेज। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू CRI स्टेज, इट इज़ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन, यानी इरीगेशन का जो सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेज होता है वो CRI स्टेज होता है, यानी इरीगेशन का जो सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेज होता है आपका CRI स्टेज होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट इज नोन एज क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन किसे कहते हैं? तो जो रूट एंड शूट के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि रूट एंड शूट के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को हम क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर का स्टेज है टिलरिंग स्टेज। इसका जो यह कब से कब होता है? तो अप टू 40 to 45 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 40 से 45 दिन बाद, यानी बुआई के 40 से 45 दिन का जो समय होता है, यानी बुआई के 40 से 45 दिन का जो समय होता है वो टिलिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आपका जॉइंटिंग स्टेज होता है, यह अप टू 60 to 65 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 60 से 65 दिन का जो बुआई से 60 से 65 दिन का जो स्टेज होता है वो जॉइंटिंग स्टेज के रूप में जाना जाता है। चौथे नंबर पे फ्लावरिंग स्टेज, जिसे बोटिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं, यह अप टू 80 to 85 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 80 से 85 दिन का जो समय होता है वो फ्लावरिंग स्टेज के रूप में जाना जाता है। 5वें नंबर पे आपका मिल्किंग स्टेज आता है, इसका जो अप टू 100 to 105 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 100 से 105 दिन का जो समय होता है वो मिल्किंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। एंड 6वें नंबर का जो स्टेज होता है वो डफ स्टेज होता है, अप टू 150 to 120 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई से 115 से 120 दिन का जो समय होता है वो डफ स्टेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डफ स्टेज refers to wheat milky flood in wheat and grains turns hardens, यानी डफ स्टेज जो होता है, डफ स्टेज के अंतर्गत क्या आता है? तो डफ स्टेज के अंतर्गत जब मिल्की फ्लड्स जो होते हैं वो व्हीट में, यानी कि गेहूं में जब मिल्की फ्लड जो होते हैं वो ग्रेन्स, यानी व्हीट के ग्रेन्स, फिर से डफ स्टेज इज रिफर्स टू, यानी डफ स्टेज का मतलब होता है जब मिल्की फ्लड व्हीट ग्रेन से टर्न्स हार्डन, यानी कि व्हीट का ग्रेन से जब कठोर होने लगता है तो उसी में जो मिल्की फ्लड होता है उसी को हम डफ स्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वाटर इज अवेलेबल टू प्रोवाइड ओनली वन इरीगेशन देन इट इज शुड बी अप्लाइड एट CRI स्टेज, यानी कि किसान के पास यदि केवल एक इरीगेशन उपलब्ध है तो वह केवल CRI स्टेज पर कर सकता है। बट इफ़ वाटर इज अवेलेबल टू प्रोवाइड 2 इरीगेशन, यदि किसान के पास 2 इरीगेशंस हैं तो वह प्रीफर्ड CRI स्टेज पे और फ्लावरिंग स्टेज पे कर सकता है। CRI स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज पे कर सकता है। CRI स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज पे कर सकता है, यानी कि 2 इरीगेशंस पे क्या होगा? तो 2 इरीगेशंस पे 1 और सीधे 4, 14। नेक्स्ट, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर बीट कल्टीवेशन से, यानी बीट के लिए कैसा क्लाइमेट की आवश्यकता होती है? तो बीट एक प्रकार का C3 प्लांट्स होता है और बीट जो होता है वो लॉन्ग डे प्लांट, जिसे हम LDP के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत आता है। द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर डिजायरेबल बीट ग्रोथ है, यानी बीट के ग्रोथ के लिए जो डिजायरेबल बीट के ग्रोथ के लिए जो मोस्ट आइडियल कंडीशंस होता है वो क्या होता है? तो लॉन्ग डे प्लांट्स होता है एंड C3 प्लांट्स होता है, यानी कि बीट जो होता है वो C3 प्लांट्स होता है और लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है और इसका जो मोस्ट आइडियल कंडीशंस होता है डिजायरेबल बीट की ग्रोथ के लिए होता है। नेक्स्ट है पहले नंबर पे कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के दौरान जो मॉइस्ट वेदर होता है एंड कूल क्लाइमेट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है किसके? तो बीट के कल्टीवेशन के लिए, यानी बीट के कल्टीवेशन के लिए कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड, यानी कि गेहूं के वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के दौरान से कूल एंड मॉइस्ट वेदर की आवश्यकता होती है किसको? गेहूं को। दूसरे नंबर पर आता है वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन, यानी ग्रेन फॉर्मेशन के दौरान वार्म एंड ड्राई वेदर जो होता है वो आवश्यक होता है किसके लिए? व्हीट के क्लाइमेट के रूप में। नेक्स्ट है बूटिंग स्टेज का मतलब क्या होता है? तो बूटिंग स्टेज जो होता है वो आपका